अगर आप अर्थशास्त्र में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताएंगे कि अर्थशास्त्र में कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अर्थशास्त्र में 100 में 100 नंबर आपका आ सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें डायग्राम होते हैं, उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरा डिटेल में आपको पूरा पेपर हल करके दिखाएंगे कैसे जो है अर्थशास्त्र में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और ये मॉडल पेपर है जिसके आधार पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश वगैरह दिया गया है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जिनका केवल सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। फिर प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक अति लघु प्रश्न होगा, और फिर आपको यहाँ पे 50 शब्द में उसका उत्तर आपको लिखना होगा। 19 से लेकर 24 तक लघुत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। फिर 25 से 27 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसका उत्तर आपको 300 शब्दों में आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में किस प्रकार से आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो सभी को इसका आंसर पता होगा। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर जेके मेहता। इसमें सही जवाब आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, दूसरा वाला। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर मेहता। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा, इसमें भी आपका राइट आंसर एडम स्मिथ होगा, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस जो है विशेष सामग्री में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का है, व्यापक अर्थशास्त्र का है, या फिर जो है 1 और 2 दोनों का है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सामान्य कीमत स्तर है, कीमत के बारे में चर्चा हम लोग व्यापक अर्थशास्त्र में करते हैं, तो उसमें आपका राइट आंसर व्यापक अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसे समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक जो है प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर जेके मेहता। तो इसमें चौथे का राइट आंसर आपका मार्शल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पांचवा आपके सामने है। क्या होना चाहिए एक विशेष सामग्री है। क्या होना चाहिए एक विशेष सामग्री है। सकारात्मक, नियामक अर्थशास्त्र की, ए और बी दोनों का। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, इसमें नियामक अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अर्थशास्त्री कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो जो कल्याण संबंधी परिभाषा है ये मार्शल ने दिया है, तो उसमें दूसरा राइट आंसर आपका मार्शल हो जाएगा। अगला है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। यहाँ पे एक ही बार आर्थिक रहेगा। आर्थिक महामंदी या फिर मंदी का जो कार्यक्रम था वो कब आया था, यानी आर्थिक महामंदी कब आई थी ये बताना है। 20-21 में, 1920-21 में, 1925 22-25 में, या फिर 1925 से 26 में, या फिर 1929 से 30 में। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा 1929 में। 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी, तो इसमें आपका राइट आंसर चौथा वाला होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। तो सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास, बढ़ती क्षेत्रीय असमानताएं या फिर संसाधन का पुनः आवंटन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा बढ़ती क्षेत्रीय असमानता, यही इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक है। तो व्यापार संतुलन का जो घटक है वो आपका विदेशी ऋण है, वस्तुओं का आयात है, प्रत्यक्ष निवेश है, या फिर अंतर का भुगतान। तो इसमें आपका वस्तुओं को जो आयात है यही इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट के बराबर होता है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सब्सिडी के बराबर होता है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावटें, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी। तो इसमें जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है वो आपका पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से घिसावटें जो होती है वो माइनस कर दिया जाता है। तो ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं टॉप 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न की।
अब दोस्तों एक एक करके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में आप हेडिंग डाल देंगे आदर्शक आर्थिक विश्लेषण, आपका हेडिंग हो जाएगा। इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे आदर्शक आर्थिक विश्लेषण वह विश्लेषण है जिसमें यह बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, यानी हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए। आगे इसमें लिखेंगे यह मूल्य निर्णय पर आधारित होता है। मूल्य जो निर्णय होता है उस पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पे 2 लाइन आप इसमें ले सकते हैं, जैसे सरकार को गरीबी कम करनी चाहिए, ये इसमें पॉइंट आ जाएगा। अमीरों पर अधिक जो है कर लगाना उचित है। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट आ जाएंगे। इसको कहते हैं आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो उसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। तो समस्या में पहली जो समस्या है वो ये है कि क्या उत्पादित किया जाए। क्या उत्पादित किया जाए, इसमें मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे आपका परिवार है, ठीक है, आपके परिवार में मान लेते हैं कि 8 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए 8 लोग हैं। तो जो 8 लोग हैं सबकी पसंद तो अलग अलग होगी। जैसे शाम को खाना बनाना है तो क्या बनाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो बनाता है खाना। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था को ले लीजिए। ऐसे ही देश की अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादित किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कैसे उत्पादित किया जाए। कैसे उत्पादित करने का मतलब ये है कि अगर वस्तु को उत्पादन करना है तो मशीन से किया जाए या फिर हाथ से जो मजदूर हैं उनसे करवाया जाए। तो किस प्रकार से किया जाए ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और कैसे किया जाए ये भी समस्या है। आगे यहाँ पे किसके लिए किया जाए, क्योंकि कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे 3 समस्या है जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो व्यष्टि नाम से ही छोटा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, जैसे सिम होता है ना सबसे छोटा वाला, तो इस प्रकार से इसके बारे में लिखना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका हेडिंग हो जाएगा, इसमें लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति, परिवार, उपभोक्ता, फर्म आदि के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु की जो कीमत हो कैसे तय होती है वो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तु खरीदता है, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है पार्ट माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध, यहाँ पे बंद नहीं बल्कि बद्ध रहेगा, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। तो उसमें लिखेंगे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय आदि का योजना सरकार या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। तो इसको हम केंद्रीकृत या फिर केंद्रीय योजनाबद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सीमांत उत्पादन लागत क्या है, अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है सीमांत उत्पादन संभावनाएं क्या है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने हेतु दूसरी वस्तु के उत्पादन की कितना काम करना पड़ता है, यह सीमांत उत्पादन संभावना द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे सीमांत अवसर लागत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 2 लक्षण बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जहां बहुत से अधिक खरीदार होते हैं और विक्रेता होते हैं। तो उसके 2 लक्षण आप यहां पे लिख देंगे। 2 लक्षण में पहला पॉइंट है अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं, इसीलिए कोई भी अकेला व्यक्ति कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है समान वस्तु। समान वस्तु का मतलब होता है कि सभी विक्रेता एक जैसी वस्तु बेचते हैं। ये 2 लक्षण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या तात्पर्य है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अप्रत्यक्ष कर के बारे में लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स वह कर है जिसमें सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे इसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जीएसटी जो है बिक्री कर, ये एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अर्थात ले सकते हैं कि कर विक्रेता जमा करता है लेकिन भुगतान उपभोक्ता करता है। जो कर होता है वो विक्रेता जमा करता है, जो बेचने वाला होता है, लेकिन जो उपभोक्ता होता है उसका वो व्यय करता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था में 2 लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे कि
अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको तो बस आप इतना कह लीजिए यहाँ पे कि देश की जो आय और व्यय होती है, आर्थिक गतिविधियों को पूरी प्रणाली को जो है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी जितने भी आय व्यय होता है उसका लेखा जोखा जो होता है उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है किसी भी देश का। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू होगा। 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, मांग की कीमत लोच मापने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो जब आप मांग की कीमत लोच को परिभाषित करेंगे तो इसके लिए 2 अंक आपको मिलेगा। जब इसको मापने की जो विधि है वो बताएंगे तो आपको 4 अंक मिलेगा। इस प्रकार से नंबर डिवाइड है। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन अगला है कि शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद है कि मुद्रा के प्रमुख जो कार्य हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आरेख का प्रयोग करते हुए औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध को बताइए। ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। नेक्स्ट है कि पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को समझाइए। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं। आइए कि करके समझने का प्रयास करते हैं सरल आसान शब्दों में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि मांग की कीमत लोच क्या है और इसे मापने की कोई एक विधि बताइए। तो जब आप मांग की कीमत लोच लिखेंगे तो इसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। जब मापने की विधि आप बता देंगे तो 4 अंक मिलेंगे। टोटल यहाँ पे 6 अंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप मांग की कीमत लोच बताएंगे। तो आप इसमें लिखेंगे मांग की कीमत लोच यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में, कोई भी वस्तु हो उसकी कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में भी कितना परिवर्तन होता है, कितना बदलाव होता है, उसी को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझिए। इसे मान लीजिए कपड़ा है। ठीक है। मान लीजिए कपड़ा है और कपड़े मान लेते हैं जींस है, मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जींस में अगर मान लो किसी जींस का कीमत मान लेते हैं कि 1000 रुपये है। ठीक है। मान लेते हैं 1000 रुपये है। अगर जींस की कीमत 1000 रुपये है और दाम बढ़कर 1100 रुपये हो जाए तो मांग में कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डिमांड में कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन अगर ये 1000 रुपये के बजाय जो है 800 रुपया हो जाए तब भी कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है। तो थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल इस प्रकार से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें मापने की विधि। तो मापने की विधि यहाँ पे जो है कुल व्यय विधि के द्वारा जो है इसे मापा जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख पाएंगे यहाँ पे, जैसे कि प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई किसी एक विधि से हम देखते हैं और कीमत बदलने पर वस्तु पर जो है किया जाने वाला कुल खर्च किस दिशा में जा रहा है ये हमें दिखाता है। अब दोस्तों इसके माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यदि कीमत गिर जाती है, कीमत गिरने पर कुल खर्च बढ़ जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पे सिंबल दर्शाएंगे। यानी ये क्या होगा? इकाई से अधिक लोचदार होगा। तो यहाँ पे जो है जो ई लिखा गया है ये लोचदार है और इकाई से अधिक है तो सिंबल जो मुंह है इस प्रकार से ऐसे बना देंगे। ठीक है। तो आपका हो जाएगा इकाई से अधिक लोचदार है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर ये बराबर होता है, लोचदार बराबर होता है, यानी यदि कीमत बढ़ने पर, कीमत अगर बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, ठीक है, तो कुल खर्च क्या होता है? वो स्थिर होता है। अगर कीमत बढ़ती है या घटती है, जो कुल खर्च होता है वो बराबर होता है, स्थिर होता है, तो यहाँ पे जो है लोचदार कैसी होगी? यहाँ पे बराबर होगी। इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर यदि कीमत गिरने पर कुल खर्च भी गिर जाता है तो यहाँ पे जो लोचदार होगा वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से एरो बनेगा 1 की तरफ। तो यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जो है अंतर बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में यहाँ पे लिखेंगे 2 लाइन। एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है उसी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। सिंपल परिभाषा लिखा गया है तो इसको आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे विशेषता लिखा गया है कि विशेषता में भी वही अंतर आ जाएगा। आप उसे चाहे इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं तभी पॉइंट वही आएगा। ठीक है। चाहे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेषता आप लिखेंगे, इसमें देश के नागरिकों की जो है देश विदेश से जगह से जो आय होती
होती है उसको जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो मूल्यह्रास होता है उसको नहीं घटाया जाता है। आगे इसमें कुछ और विशेषता लिख सकते हैं। यह सकल यानी ग्रास उत्पादन को दर्शाता है। देश की आर्थिक गतिविधियों को जो है कुल आकार को बताता है। तो इस पर विशेषता हो जाएंगे, विशेषता लिख देंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है इसमें आप लिखेंगे कि जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो शेष जो राशि प्राप्त होती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि वास्तविक जो यह वास्तविक और शुद्ध उत्पादन को दर्शाता है। इसमें पूंजी के घिसावट जो मूल्यह्रास होता है उसको घटा दिया जाता है। ये इसे साधन लागत पर मापने पर राष्ट्रीय आय जो है ये कहलाता है और यह देश की वास्तविक आय स्तर को अधिक स्वरूप में अधिक सही रूप में दिखाने का काम करता है, इन्हें दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मुद्रा की प्रमुख कार्य क्या है। तो मुद्रा का काम क्या है, सभी जानते हैं कि विनिमय का माध्यम होता है, यानी लेन देन का माध्यम सबसे बड़ा मुद्रा ही है। ठीक है, तो आप इसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं। मूल्य का मापक, मूल्य का मापक का मतलब है कि जैसे 50 रुपये जो है चीनी है तो आप 50 रुपये का नोट देंगे तो पता चल जाएगा जो चीनी हो 50 रुपये का है, यानी उसको मूल्य को हम माप सकते हैं उस नोट के जरिए। ठीक है, आगे यहाँ पे है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का मतलब है कि भविष्य के लिए धन मुद्रा के रूप में जो है आसानी से जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट है भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान, भावी मतलब भविष्य में कोई भी कर्ज लेना है या फिर कहीं भुगतान करना है तो कर्ज लेना या फिर किस्तों में भुगतान करने के लिए मुद्रा जो है एक अच्छा जो है कारण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने की औसत लागत यानी ऐसी एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट का संबंध आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध बताने से पहले एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि औसत लागत जो होता है इसमें जो कुल लागत होती है बटे कुल मात्रा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भागे लिखा गया है कुल मात्रा हो जाएगा और आगे यहाँ पे सीमांत जो लागत होती है वो एक अतिरिक्त इकाई बनाने में की जो लागत होती है उसी के गहरे संबंध को दर्शाने का काम करता है। अब यहाँ पे आगे देखिए लिखा है पहला पॉइंट कि जब एसी गिरती है तब एमसी हमेशा एसी से नीचे रहता है, इसीलिए जो है इस प्रकार से उसको दिखाया जाता है, यानी एमसी से ज़्यादा क्या है, एसी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जब एसी गिरती है तो एमसी जो है हमेशा एसी से नीचे रहता है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम बनाएं तो एसी ऊपर रहता है। ठीक है, यहाँ पे एसी हो जाएगा, एमसी जो होता है इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एमसी हो जाएगा। तो एमसी हमेशा एसी से नीचे रहता है। ऐसे डायग्राम बना देंगे, यहाँ पे आपका वाई अक्ष, यहाँ पे एक्स अक्ष, यहाँ पे कुछ डाटा लिख देंगे। इस प्रकार से डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि जब एसी न्यूनतम होती है, ठीक है, एसी न्यूनतम होती है तब एमसी जो है उसे नीचे से काटती है। ठीक है, ये कह रहा है इस बिंदु पर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर फिगर में इस प्रकार से बनाया जाए तो ऐसे सेंटेंस आएगा, फिर ये जो है इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे स्क्वायर को काटेगा। ठीक है, तो जहाँ पे काटता है ये इक्वल पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये वाला जो है एमसी बराबर एसी हो जाएगा। आगे यहाँ पे है अगला पॉइंट तीसरा वाला है कि एसी बढ़ता है जब, यानी एसी बढ़ने पर तो एमसी तेजी से भी बढ़ता है, एमसी भी तेजी से बढ़ता है और एसी जो होता है एसी के ऊपर चली जाती है। ठीक है, और एमसी जो होती है एसी के ऊपर चली जाती है। तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी एमसी इसमें ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो है मुख्य विशेषता इसमें लिखेंगे, एक ऐसा बाजार है जहां क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में इकट्ठा होते हैं। बाजार में बहुत सारे खरीदने वाले बेचने वाले इकट्ठा होते हैं, इसकी विशेषता हो जाएगी। फिर समस्त जो है समान होते हैं और एक समान होते हैं, यानी समरूप वस्तु होती है, सभी विक्रेता एक जैसी जो है वस्त्र रखे रहते हैं या फिर जो भी समान होती है वो रखे रहते हैं, उसको बेचते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 इसके मुख्य विशेषता आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि एक समान कीमत होता है, पूरे बाजार में वस्तु कीमत जो है एक ही रहता है और सामान भी एक ही रहता है लगभग। आगे है बाजार का पूर्ण ज्ञान, जो खरीदार होते हैं जो विक्रेता होते हैं इन दोनों को जो है पूर्ण रोजगार जो है जानकारी होती है, पूरा ज्ञान होता है उन बाजार का। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें फर्मों की स्वतंत्रता और प्रवेश निकास, यानी कोई भी फर्म में आ सकता है, कोई फर्म में जा भी सकता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र यहाँ पे प्रवेश और निकास होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पैमाने का प्रतिफल नियम को आपको बताना है। तो पैमाने के प्रतिफल नियम के बारे में लिखेंगे इसमें,
इसमें लिखेंगे कि यह दीर्घकाल में जब उत्पादन के सभी साधनों जैसे श्रम पूंजी एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो ऐसे उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैमाने का जो है वर्धमान यानी यहाँ पे वृद्धिमान रहेगा। वृद्धिमान प्रतिफल के नियम को बताना है तो इसमें लिखेंगे जब उत्पादन के साधनों को जिस उत्पादन में बढ़ाया जाए, जब उत्पादन के साधनों को जिस उत्पादन में बढ़ाया जाए कि उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ जाए तो इसे वर्धमान या फिर जो है वृद्धिमान प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप साधनों जैसे श्रमिक है, मशीन है, इसको 10% बढ़ाते हैं तो आपका कुल जो उत्पादन हो 15% बढ़ जाता है। यह पैमाने का वर्धमान या वृद्धिमान प्रतिफल है जिससे ऐसा श्रम विभाजन और बेहतर तकनीकी कारण होता है। तो आप इसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। 10 अंक आपको यहाँ से मिलते हैं, 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। 30 नंबर का ये पूरा का पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन है कि पूर्ति के संकुचन एवं जो है पूर्ति के विस्तार को समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन देखा जाएगा। फिर अगला है अथवा करके दोनों में से कोई एक करना होगा। जैसे कि जब वस्तु की कीमत 10% से बढ़कर 12% जो है प्रति इकाई हो जाती है तब उनका प्रतिशत जो है 10% अधिक आपूर्ति करता है। पूर्ति की कीमत केवल लोच ही ज्ञात किया जा सकता है। अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अर्थव्यवस्था में बाजार से क्या अभिप्राय है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले जो है बाजार की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें रहेगा कि जैसे कि यदि यक्स की कीमत 10% है तो उसकी मांग में 100 से 120 इकाई वृद्धि की गई हैं तो इसकी कीमत 10% वृद्धि होने से कारण कितना परसेंट घटा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर की। एक उपभोक्ता का जो बजट है वो 80 रुपया है। एक वस्तु जो है तथा 2 वस्तु खरीद रहा है। एक वस्तु की कीमत 16 रुपये प्रति इकाई है, दूसरी वस्तु की कीमत जो है 20 रुपये प्रति इकाई है। इन आंकड़ों के आधार पर बजट रेखा तैयार कीजिए। 10 नंबर का है, पूरा का पूरा नंबर इसमें आप पा सकते हैं। अथवा करके क्वेश्चन दिया है आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग में पड़ने वाले प्रभावों को समझाइए। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल वाला या फिर कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो उसके नीचे इस प्रकार से एक इजी सवाल जरूर देगा, आप उसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार कर लेंगे, आपके क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।